सभी एग्जामों के लिए कोशिका से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया मैंने और उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी कॉम्पिटिटर के पास पहुंच सके जो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आगे का वीडियो देखिए। हमारे ये टॉपिक आपके सामने कोशिका है। कोशिका के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे लंबी प्राणी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मित्रों देखिए, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी, हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका है जो आपके पैरों से स्टार्ट होकर के मस्तिष्क तक अपना काम करती है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु। हाँ मित्रों देखिए, कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने दिया था। उसके अनुसार प्रत्येक कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। उसके अंदर कोशिका के अंदर कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कोशिकीय अंगक पाए जाते हैं। तो ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट स्लीडन और स्वान, उसका अपवाद है विषाणु। विषाणु के अंदर न किसी प्रकार की कोई कोशिका झिल्ली पाई जाती है और न किसी प्रकार की ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशिकीय अंगक इसमें उपस्थित होते हैं। इसलिए ये एक प्रकार का क्या इसका अपवाद है। दूसरा आप देखिए, कोशिका झिल्ली किसके बाहर अनुपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली विषाणु के बाहर, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसके बाहर किसी प्रकार की कोई कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कौन सी संरचना केंद्रक विभाजन के दौरान एस्टर निर्माण में भाग नहीं लेती है? एस्टर देखिए, जब कोशिका का विभाजन होता है तब उसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। उसी तर्कु तंतुओं को बनाने के लिए उसके निर्माण में या एस्टर के निर्माण में भाग नहीं लेता हुआ है सेंट्रियोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, साथ में पटवार के अंदर, रीट के अंदर ये इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम के अंदर, रेलवे के एग्जामों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लीडन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक के अतिरिक्त किन कोशिकाओं में अपना डीएनए पाया जाता है? हाँ देखिए मित्रों, देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे दो कोशिकांग है जहां केंद्रक के अलावा अपने खुद की डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को एम्प्टी डीएनए कहते हैं। एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए को सीटी डीएनए कहते हैं, सीटी डीएनए। ये इनका खुद का अपना कोशिकांग या इसमें डीएनए, खुद का अपना डीएनए पाया जाता है और ये अपने समान प्रतिलिपि निर्माण करने में मदद करता है। ये तो इस प्रकार ये एक प्रकार का ऑटोनोमस ऑर्गन्स है, स्वायत्त अंगक है और अपनी प्रतिलिपि खुद बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, किस कोशिका अंगक में कैटाबोलिक एंजाइम अधिक होते हैं? हाँ मित्रों देखिए, आपके सामने कोशिकाओं में दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक तो एनाबोलिक और दूसरा कैटाबोलिक एंजाइम्स। तो कैटाबोलिक एंजाइम्स सबसे ज्यादा प्रोक्सिसोम के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रकार का कोशिका अंगक है। प्रोक्सिसोम बड़ा ही महत्वपूर्ण कोशिकीय अंगक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकीय अंगक केवल प्राणी कोशिका में ही पाया जाता है? आप देखिए, हाँ फ्रेंड्स देखिए, इसमें सेंट्रियोल नामक एक कोशिका अंगक है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करने में मदद करता है। और ये एक प्रकार का कोशिका अंगक ऐसा अंगक है जो केवल प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कोशिकीय अंगक जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटनी एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है? जल अपघटनी एंजाइम। ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं। किस पाए जाते हैं? इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति कोशिकाओं के मध्य पटलिका में कौन सा मुख्य पदार्थ पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम देखो, जो मिडल लेमिला होती है, जब कोशिका विभाजन जब होता है पादप कोशिका के अंदर, तो दो कोशिकाएं, एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है। उस समय कैल्शियम
दोनों के मध्य बनने वाली जो पट्टिका होती है उसको कहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की पट्टिका, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में मुख्य पदार्थ होता है वो है कैल्शियम। 11वां क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? प्रोकैरियोटिक मतलब है प्रिमिटिव सेल्स, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, उनके अंदर कोशिका भित्ति में कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? म्यूरेमिक एसिड। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? म्यूरेमिक एसिड। इसके अलावा NaG और NaM, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन भी प्रेजेंट होता है, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है दोनों, NaM, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, नेम और नाग दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की संरचना का इकाई कला मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल याद रखना, अगर इसको इकाई कला मॉडल या फिर इसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसी मॉडल के द्वारा कोशिका झिल्ली की संरचना को विस्तार से समझाया गया था। हालांकि ये मॉडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो सबसे इंपॉर्टेंट था जो सिंगर निकोलसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन ये है, 13वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? सिंगर और निकोलसन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जाम के अंदर पूछा है, रीट के एग्जाम में पूछा है, पटवार के एग्जाम में पूछा है, रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है 14वां, कोशिका विभाजन के समय ईआर से किसका निर्माण होता है? देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, इससे किसका निर्माण होता है? ये इससे किसका निर्माण होता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, क्योंकि ये केंद्र के पास उपस्थित एक विशेष प्रकार की पटलिका नुमा संरचना होती है, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? देखो, शब्द का प्रयोग करने वाला और देखने वाला दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रतिपादित किया? दोनों क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखने वाला साइंटिस्ट था अल्टमान। अगला 16वां क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है कार्य कोशिकाओं में? हाँ मित्रों, देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में और समसूत्री विभाजन होता है कार्य कोशिकाओं में। जनन कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर अंडाशय और वृषण ग्रंथियां हैं, ये दोनों जनन कोशिकाएं हैं, और इनके अंदर होने वाला अर्धसूत्री विभाजन और बाकी शेष बची हुई जितनी भी बॉडी की सेल्स होती है उनके अंदर होता है, उनके अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। फ्रेगमोप्लास्ट का संबंध होता है कोशिका विभाजन से। फ्रेगमोप्लास्ट, जब कोशिका विभाजन की घटना होती है उस समय फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के दौरान। कोशिका पट्टिका निर्माण या पटलिका निर्माण के दौरान सबसे पहले जो बनने वाली जो कोशिकीय संरचना है उसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, और ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है? देखो मित्रों, नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स, दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। बाकी 3 सेम टू सेम वही पाए जाते हैं, बाकी एक थोड़ा सा चेंज है जिसका नाम है थाइमिन के स्थान पे क्या है? यूरेसिल। अगला क्वेश्चन देखिए, आरएनए किसकी संश्लेषण को निर्देशित करता है? हाँ मित्रों, देखिए, आरएनए एंजाइम्स को संश्लेषित करने का कार्य करते हैं, एंजाइम्स को निर्माण करने को प्रेरित करने का काम करता है। उसके अलावा देखो, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? फार्मर और मुरे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। आप इसको एमसीक्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन से साइटोकाइनेट।
कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 20वां, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन है? न्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक सूचनाएं न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित की जाती है, संचरित करवाई जाती है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। वैसे डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है? डीएनए और आरएनए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक और कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। कैरियन, कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मीनिंग होता है विभाजन। तो आप ध्यान रखें, कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग हो गया केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजा ने। याद रखना, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेंजा ने। तो देखिए, इस टाइप के आपके सामने मैंने सेल से रिलेटेड, कोशिका से रिलेटेड 25 क्वेश्चन में आपके सामने लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपके रीट के एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, साथ में पटवार के लिए, और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम है उन सभी, एनटीपीसी से है, चाहे ग्रुप डी है, उन सभी से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। ये कई बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जामों के पेपर को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उनको सिलेक्ट किया कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे नोट करके किया। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा था कि आप सर बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उनका आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं ताकि हमें उनका बेनिफिट मिल सके। हाँ देखिए सर मित्रों, मैं कक्षा 12 की वीडियो तो कंटिन्यू बना ही रहा हूं, साथ में ये भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये वीडियो पहुंचे, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।